वेलकम स्टूडेंट्स टू 3 क्लासेस। हम लोग जो है 10th क्लास के कार्बन कंपाउंड का चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग लगभग 6-7 पार्ट्स कर चुके थे। उसके आगे के पार्ट्स देखने थी और मैं पिछले 1.5 घंटे से रिकॉर्डिंग कर रहा था। मैंने ध्यान नहीं दिया कि रिकॉर्डिंग जो है वो रुक चुकी है ऑलरेडी, और मैं 1.5 घंटे से पढ़ा दिया। और अभी जब मैंने एक कॉल आया, मैं देखने गया तो पता चला रिकॉर्डिंग हुई ही नहीं है। तो वेरी अनफॉर्चुनेट। एक तो मेरी तबीयत भी खराब है, ऊपर से मैंने ट्राई किया। आई होप कि मैंने जो लिख दिया है आप जो है इसको माइंड नहीं कीजिएगा, और मैं उसी चीज को वापस से रिपीट कर रहा हूँ, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आई होप यू विल फॉरगिव मी फॉर दैट। ऑलराइट, तो हम लोग जो है पढ़ चुके थे ऑलरेडी प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है जी। उसके बाद अब हम लोग पढ़ना था कुछ खास 2 कंपाउंड्स के बारे में, जिसमें हमारे पास आ रहा था इथानॉल और इथानोइक एसिड के बारे में। बारी बारी से हम लोग दोनों के बारे में पढ़ने वाले। तो चलिए देखते हैं। इथानॉल जो है वो क्या है, एक अल्कोहल ग्रुप है। वो क्या है, एक अल्कोहल ग्रुप है। और इथानोइक एसिड जो है वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है। 1-1.5 घंटे एक्चुअली 1.5 घंटे मैंने पढ़ा दिया, 1.5 घंटे बाद ये अभी वापस से करने जा रहा हूँ। खैर, इथानॉल जो है वो एक अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप का है, जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। प्रॉपर्टीज क्या क्या आती है? प्रॉपर्टीज आती है कि इथानॉल जो है वो एक लिक्विड कंपाउंड है। इथानॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लगभग 78 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। एक टर्म आता है रेक्टिफाइड स्पिरिट। रेक्टिफाइड स्पिरिट का मतलब होता है कि आप जो है 5% वाटर और 95% इथानॉल का इस्तेमाल करते हैं, उससे हम लोग जो है रेक्टिफाइड स्पिरिट का नाम देते हैं, मतलब जिसमें अल्कोहल की मात्रा थोड़ी सी कम कर दी जाती है। फिर आता है कुछ टर्म प्रॉपर्टी, जिसमें आता है कंबशन। कंबशन और ऑक्सीडेशन 2 टर्म है। कंबशन में भी ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है, ऑक्सीडेशन में भी ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है। फर्क क्या है? तो ऑक्सीडेशन में हम लोग जो है कंट्रोल्ड रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, ठीक है जी। तो यहाँ कंबशन भी देखना है और ऑक्सीडेशन भी देखना है, जो ऑलरेडी मैंने दिखा दिया था रिएक्शन बोल बोल करके। फिर मैं अभी जो है समझाने जा रहा हूं वापस से। तो एक टर्म आ रहा है कंबशन। कंबशन क्या होता है? ऑब्वियसली बात है, इथानॉल भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ये भी जल करके जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और एनर्जी रिलीज करेगा। बिल्कुल। तो इथानॉल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, कंबशन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज करेगा ही करेगा। फिर आता है टर्म ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि आपको जो है ऑक्सीजन की मात्रा से रिएक्ट कराते हैं, लेकिन कंट्रोल्ड मैनर में रिएक्शन कराते हैं। कंट्रोल मैनर में रिएक्शन कराने के लिए हमको 2 तरह के कैटलिस्ट चाहिए होते हैं। एक होता है अल्कलाइन KMnO4। अल्कलाइन जब हम टर्म यूज करते हैं मतलब NaOH की बात कर रहे हैं। दूसरा होता है एसिडिफाइड K2Cr2O7। एसिडिफाइड K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट। और एसिडिफाइड कह रहे हैं मतलब कि हम अल्कोहल की बात कर रहे हैं, हम अल्कोहल की बात कर रहे हैं। क्या होता है इन कैटलिस्ट से? इन कैटलिस्ट से जो आपको जो है नेसेंट ऑक्सीजन निकलेगा। क्या निकलेगा? नेसेंट ऑक्सीजन। और कई बार ऑक्सीजन की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। और नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब होता है जिसमें फ्रेशली जो है ऑक्सीजन एटम रिलीज होता है किसी एक इंटरमीडिएरी फॉर्म में, मतलब एक रिएक्शन से निकला और दूसरे में रिएक्ट करके निकल गया ऑक्सीजन के बन करके। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन हमको मिलेगा कहां से? इन्हीं दोनों में से किसी एक कैटलिस्ट से आपको जो है मिलेगा। तो आप क्या कीजिएगा, आप जो है इथानॉल के साथ इन दोनों कैटलिस्ट में से कोई एक इस्तेमाल कीजिएगा, जिससे आपको नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगा। जनरली हम लोग नेसेंट ऑक्सीजन को ब्रैकेट में डाल करके वो दिखाते हैं, क्योंकि हम लोग कंफ्यूज ना हो रिएक्शन में, हम लोग जो है टू ऐड कर देते हैं कि वो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की तरह दिखे। है नहीं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, है तो वो सिंगल एटम दिखे। बनाता क्या है भैया? इथानोइक एसिड बना देगा और वाटर रिलीज करेगा। तो पहला कंबशन हुआ, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और एनर्जी रिलीज किया। ये भी ऑक्सीजन से ही रिएक्शन है, लेकिन ये आपको ऑक्सीडेशन कहलाता है, जिसमें इन दोनों में से किसी एक कैटलिस्ट का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन रिलीज करा करके उससे रिएक्शन करा करके हम लोग बनाते हैं इथानोइक एसिड। फिर आता है सोडियम मेटल के साथ टेस्ट। सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन टेस्ट इसलिए क्योंकि इसका भी इस्तेमाल हम लोग करेंगे कैसे। तो जब आप इथानॉल को रिएक्ट कराते हैं सोडियम के साथ, तो क्या बनाता है? वो बनाता है सोडियम इथॉक्साइड, नॉट इथानोएट, सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड बनाता है, ठीक है जी। क्या होता है? इथानॉल जो है वो रिएक्ट कर रहा है सोडियम के साथ, बना रहा है सोडियम इथॉक्साइड, क्योंकि यहां पर जो है वो ईथर ग्रुप लगा हुआ है, ईथर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, और साथ साथ जो है आपको हाइड्रोजन गैस भी रिलीज कर रहा है। अब याद रखिएगा, हाइड्रोजन गैस के रिलीज करने के प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग जो है केमिकल फर्स्ट चैप्टर में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। और हम जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है तो उससे जो आपको कह लीजिए कि एक आपको पॉपिंग साउंड के तौर के साथ वो जो है जल रहा होता है। तो उसी को हम लोग जो है यहाँ पर सोडियम मेटल टेस्ट के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं कि अगर आपको इथानॉल को टेस्ट करना है कि ये कंपाउंड गिवन कंपाउंड इथानॉल ही है, तो आप उसमें सोडियम मिला सकते हैं। सोडियम जैसे ही मिलाएगा वो जो है हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा तो आप जानते हैं कि उससे जो है क्या चेंजेस आएंगे, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देन आता है हमारे पास प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी आता है? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है जिसमें से आपने पानी को निकाल लेना है, पानी उसमें से निकल जाए, उसको आप कहते हैं डिहाइड्रेशन। तो इथानॉल जो है वो डिहाइड्रेट होता है, और डिहाइड्रेट होकर बनाता है क्या? इथीन। लेकिन डिहाइड्रेट करने के लिए भी आपको जो एक तरह का
कैटलिस्ट चाहिए, यूज करना होगा, जिसमें आप H2SO4 को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को और 170 डिग्री सेल्सियस पर जब आप रिएक्शन कराते हैं तो ये जो इथानॉल है वो टूट करके क्या बन जाता है, इथीन, और साथ में आपको जो है क्या मिल जाता है, वाटर। साथ में क्या मिल जाता है, वाटर। तो ये हो गया आपको डिहाइड्रेशन। फिर आता है क्या कि जब आपने उधर इथानॉल बनाया था, सॉरी इथानोइक एसिड जो आपको पढ़ना था, उसको आप अगर इथानॉल से रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, क्या बोला मैंने, इथानॉल को इथानोइक एसिड, दो कंपाउंड के बारे में पढ़ना था, देख तो इथानॉल पढ़ ही रहे हैं, इसी इथानॉल को अगर इथानोइक एसिड से रिएक्शन करा देंगे तो क्या बनेगा। जब इथानॉल को इथानोइक एसिड के साथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बनाता है इथाइल इथानोएट। यहां पर ईस्टर ग्रुप लगा हुआ है, अल्काइल अल्कानोएट, अगर आपको याद हो जब हम लोग नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे थे तब, तो यहां पर जो ईथर ग्रुप लग जाता है और वो इथाइल इथानोएट बनाता है और साथ साथ वाटर रिलीज कर रहा होता है। जैसे मैंने बताया ये आपको जो है ईस्टर ग्रुप है। यहीं पर इसी वजह से टर्म आता है ईस्टरिफिकेशन। ईस्टर का बनना, जब आप अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट कराते हैं तो ईस्टर बनता है, इसी को आप कहते हैं क्या, ईस्टरिफिकेशन। द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर बाय द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड ईस्टरिफिकेशन। और ये आता है ईस्टरिफिकेशन, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर आता है आपके पास कुछ यूजेस में क्या आता है भैया, इथानॉल जो है वो एक बहुत ही अच्छा फ्यूल है, ईंधन है, बहुत अच्छा। क्यों, क्योंकि जलने बाद ये बनाता क्या है, जलने बाद ये बनाता है वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, बस। कोई हार्मफुल कार्बन मोनोऑक्साइड, NOx, SOx ये सब रिलीज नहीं करता है। अब ये कैसे आ जाता है भैया इथानॉल, तो शुगर केन को इस्तेमाल करके शुगर केन जूस निकालते हैं आप शुगर मिल्स में, उससे आप गुड़ या शुगर बनाते हैं। इनके बाद भी मोलासेस बच जाते हैं जिसमें अभी भी 30% शुगर की मात्रा मौजूद होती है, लेकिन मशीन्स के द्वारा उनको आप क्रिस्टलाइजेशन, एक फॉर्मेट होता है, आपने पढ़ा होगा कभी, उसके मदद से जो आपको निकाला जाता है शुगर, वो आप अब नहीं निकाल पाते हैं। तो इस 30% शुगर सिरप को यीस्ट की मदद से, याद कीजिए जब आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में आपको जो है मिला होगा आपको यहाँ पर, उससे बनाता है क्या, वो इथानॉल। तो अच्छा फ्यूल है। साथ ही साथ भारत सरकार ने भी जो आपको पेट्रोल के साथ ब्लेंड करना शुरू कर दिया है इथानॉल को, ताकि वो जो है उसकी एफिशिएंसी बढ़ा सके, पेट्रोल पर डिपेंडेंसी घटा सके और प्राइस भी पेट्रोल का कम कर सके। इसीलिए आपको जो है ब्लेंडिंग हो रहा है धीरे धीरे, 10 से 20% से बढ़ते बढ़ते वो 40-50% तक जा सकता है। इथानॉल का इस्तेमाल अलग अलग रॉ मटेरियल के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, परफ्यूम बनाने में, मेडिसिन बनाने में, या और भी प्रोडक्ट साबुन वगैरह बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अल्कोहलिक बेवरेजेस यानी कि शराब जो है, वो शराब तो है ही, अल्कोहल तो है ही, शराब वाली ड्रिंक्स बनाने में, जिसमें आपको विस्की आ सकता है, बियर आ सकता है, जो भी आपको शराब से रिलेटेड, दारू पीने से रिलेटेड जो भी टर्म्स आते हैं, ये एक एंटीसेप्टिक के तौर पर भी काम करता है। अगर आपको कहीं चोट लग गया, कुछ भी हो गया, तो आप उस पर जो इथानॉल गिराइएगा तो आपको जो है वो कह सकते हैं कि इंफेक्शन फैलने से रोक सकता है। उसी में एक अच्छा बहुत काम करता है आयोडीन इज अ गुड, मतलब जर्मीसाइड, ठीक है, मारने वाला। लेकिन आयोडीन पानी में नहीं घुल सकता है, तो इसलिए आयोडीन को हम लोग जो है इथानॉल के साथ मिक्स करते हैं और इसको हम लोग नाम देते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन प्लस अल्कोहल, टिंचर ऑफ आयोडीन। इसमें भी आपको जो है अल्कोहल का इस्तेमाल करना पड़ता हो, जिसमें आपको इथानॉल टर्म आता है। अच्छा जी, ठीक है। फिर आता है क्या हमारे पास, फिर आता है आपके पास टिंचर ऑफ आयोडीन हो गया। फिर हमारे पास आता है क्या, फिर हमारे पास आता है शराब तो पी लिए, शराब पीने का नुकसान क्या है, नुकसान है कि जब आप शराब पीते हैं, ड्रिंकिंग अल्कोहल या इथानॉल, ऑब्वियसली अल्कोहल के तौर पर हम लोग इथानॉल को यूज करते हैं, तो नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा। नर्वस ब्रेकडाउन का मतलब हो गया क्या, कि आपके न्यूरॉन्स में जो है वो इंफॉर्मेशन ठीक से पास ऑन नहीं हो पाएंगे। इसी वजह से आप देखते होंगे जो शराब पी लेते हैं वो ठीक से चल नहीं पाते हैं, ठीक से खड़े नहीं रह पाते हैं, ठीक से बोल नहीं पाते हैं, उनकी जो है जुबान लटपटाती है, उनके जो है एक्सप्रेशंस नहीं ठीक से होते हैं, नाली में गिर जाते हैं, पता नहीं चलता है, कहीं झगड़ा कर लेते हैं, गुस्सा में आ जाते हैं, चोट लगता है, मारते पीटते हैं, कुछ नहीं उनको पता चलता है, क्योंकि उनके जो है न्यूरॉन्स ठीक से मैसेजेस को भेज नहीं रहे होते हैं, रिसीव नहीं कर रहे होते हैं। आपने पढ़ा होगा इसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। तो नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। साथ ही साथ क्या होता है भैया, किडनीज डैमेज हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपको जो फिल्ट्रेशन का काम किडनीज करती हैं, उसमें नुकसान आता है। टॉक्सिक मेटेरियल को हटाने का काम लिवर करता है, तो लिवर भी डैमेज हो सकता है। साथ ही साथ ये आपको दिवालिया, बैंकरप्सी की तरफ भी ले जा सकता है, क्योंकि आपको शराब पीने की आदत लग जाएगी, तो आप घर बेच दीजिएगा, गाड़ी बेच दीजिएगा, दुकान बेच दीजिएगा, सब कुछ बेच करके भी आप शराब पीने जरूर पहुंच जाइएगा, तो आपको बैंकरप्सी की तरफ भी लेके जा सकता है। ये आपको अल्टीमेटली डेथ, मौत तक भी लेकर के जा सकता है। यहां पर एक टर्म आता है कि इथानॉल कंज्यूम कर रहा है, मिथानॉल क्यों नहीं कंज्यूम कर रहा है, बिकॉज मिथानॉल इज हाईली डेंजरस तो इथानॉल भी है, ये भी कोई मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बढ़िया है मिथानॉल, लेकिन हाईली डेंजरस है। ये आपको अंधापन के तरफ भी ले जा सकता है, और मौत तो खैर है ही, मौत तो हर तरफ है, अंधापन की तरफ भी ले जा सकता है। अच्छा, एक टर्म आता है डीनेचर्ड अल्कोहल। डीनेचर्ड अल्कोहल मतलब क्या हो गया, कि आपको अभी मैं बताया कि इथानॉल का इस्तेमाल जो हम लोग इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स के जगह पर भी करते हैं,
तो इंडस्ट्रियल रॉ मेटेरियल में जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इस पे इसके ऊपर सरकार टैक्स नहीं लगाना चाहती है, ताकि जो है आसान हो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कम रुपए में बन सके। क्योंकि जब आप अल्कोहल को एज बेवरेजेस देखते हैं तो सरकार उसके ऊपर ज्यादा टैक्सेस लगाती है कि दो कारणों से, एक लोग कम पिए, नहीं पिए तो कम से कम टैक्स दे तो उससे गरीबों का भला हो। तो दोनों चीजों में टैक्स जो है वो ज्यादा लगाती है। इस बार भी जो जीएसटी कट्स में आपको पता होगा कि जितने भी आपको लीजिए कि नशीली पदार्थ हैं या जो ऐसे लग्जरियस आइटम्स है उसमें जो है जीएसटी ज्यादा रखा गया है। तो डीनेचर्ड में क्या होता है, वो इंडस्ट्रियल इनपुट के लिए दिया जाता है, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल के दिया जाता है। और अगर वहां पर जो है इन अल्कोहल को दिया जा रहा है तो पता चला कि लोग वहां के स्टाफ या कोई भी जो है उसको ब्लैक मार्केट में बेचना शुरू कर दिया, या खुद ही कंज्यूम करा कि यहाँ पर सस्ता में मिल जा रहा है आपको। मान लीजिए अगर 55 रुपए आपके पास टैक्स लग रहा है मान लीजिए, तो वो सीधे घट करके आधा के करीब हो जाएगा ना। 100 रुपए का होगा तो 150 बिकता होगा, तो सीधा आपको 100 में या 90 95 में आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए आप उसमें क्या करते हैं, कुछ खतरनाक तत्व मिला देते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट मिला दिए, मिथानोल मिला दिए, जिससे वो डर से पिएगा ही नहीं कि मौत तो बाद में, पहले अंधापन आ जाएगा, ब्लाइंडनेस आ जाएगी, ऑप्टिक नर्व्स खराब हो जाएंगे। तो इसीलिए उसको जो हम लोग मिला करके रखते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल। इसी को नाम देते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल। अब आता है फाइनली इथानोइक एसिड के प्रॉपर्टीज के बारे में। इथानोइक एसिड इज नथिंग बट अ कार्बोक्सिलिक एसिड। फॉर्मूला क्या हो जाता है, C2H5COOH, C2H5COOH। ठीक है जी, ठीक है। ये भी ऑब्वियसली लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन जब आप इसको जमा देते हैं तो ये ग्लेशियल फॉर्म में आ जाता है। ग्लेशियल फॉर्म मतलब जैसे ग्लेशियर्स होते हैं वैसे फॉर्म में ये मौजूद हो जाता है, और इससे जो है आपको कह लीजिए कि इसको ग्लेशियल कार्बोक्सिलिक एसिड का भी दर्जा मिल जाता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 118 डिग्री सेल्सियस होता है, और चूंकि आपने कह दिया एसिड है तो एसिड की जितनी प्रॉपर्टीज होंगी वो सब काम करेगा। एसिड बेस एंड सॉल्ट अगर आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है मैंने, और एसिड का आपने प्रॉपर्टीज पढ़ा होगा, तो आपको यहां पर सारी प्रॉपर्टीज यहां पर लग जाएंगी। तो ये भी जो है ब्लू लिटमस पेपर को जो है रेड में कन्वर्ट कर देता है, और इसका पीएच वैल्यू जो है वो 4 होता है। कमेंट करके बताइएगा कि यूनिवर्सल इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे अगर हम लोग पीएच पेपर का, तो उसमें इससे कौन सा कलर आपको शो अप होगा। अच्छा, फिर आती है प्रॉपर्टीज। जैसे मैंने बताया कि बारी बारी से हम लोग चलेंगे, तो मेटल से भी आप रिएक्ट करा सकते हैं। मेटल में हम लोग जो है क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, सोडियम मेटल इस्तेमाल कर सकते हैं, सोडियम। और सोडियम मेटल का इस्तेमाल करेंगे तो आप जानते हैं कि एसिड के साथ मेटल रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, और आपको जो है हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। याद कीजिए, HCl का इस्तेमाल आप जो है लेट्स से कि जिंक के साथ कर रहे थे तो क्या बना था, ZnCl2 और H2। तो यहां पर भी तो वही होगा, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, मेटल बना रहा है आपको सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। उसी तरीके से आपको बेस के साथ रिएक्शन कराइएगा, यानी NaOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो एसिड प्लस बेस क्या बनाता है भैया, एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर, तो सॉल्ट बन गया, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बन गया। ये Na इधर चलाया, ये मिलकर के H2O बाहर निकल गया। यहां पर भी क्या बना, सोडियम इथानोएट, और ये दोनों ही क्या है, एक तरह के सोप है। आगे वापस आएगा, अगेन सोप है जो आगे हम लोग देखेंगे। हालांकि यही सोप के तौर पर नहीं इस्तेमाल होता है, ये सोप का बेसिक कंपोजिशन ऐसे समझ लीजिए, बेसिक कंपोजिशन है, बनता इतनी आसानी से नहीं है सोप। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर आया कि आपने जो अल्कोहल पढ़ा था और इथानोइक एसिड पढ़ा था, तो उधर भी आपने रिएक्शन कराया था, इधर भी आप रिएक्शन कराइएगा। जी हाँ, तो आप जो है क्या बोलते हैं कि इस्तेमाल रिएक्शन करा रहे हैं, इधर भी आप देख लीजिए रिएक्शन हमने ऑलरेडी कराया था। पहुंच जाइए, कहां 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 कहां, ये है नहीं, ये भी नहीं है, इसके पहले था शायद, ये है ऑक्सीडेशन हो गया, कंबशन हो गया, सोडियम मेटल हो गया, ये था शायद, ये रहा इथानॉल और इथानोइक एसिड को हमने रिएक्शन कराया था, तो आपको बना था क्या, इथाइल इथानोएट। यहां पर भी तो वही चीज होगा, जब आप वहां पर रिएक्शन करा रहे हैं तो यहां पर भी तो वही चीज होगा। जी हाँ, यहां पर भी आपको जो है वही चीज देखने को मिलेगा, बिल्कुल। तो आप जो है वापस से अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, किसका, इथानोइक एसिड का। तो अगेन क्या बनेगा, सेम चीज, इथाइल इथानोएट बनेगा, और ये भी क्या एक तरह का ईस्टर ग्रुप के तौर पर काम कर रहा है, C डबल बॉन्ड O, और साथ में वाटर रिलीज कर देगा। अच्छा जी, फिर टर्म आ रहा है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, टूट जाना, टू ब्रेक डाउन। इसी से आपने इलेक्ट्रोलाइसिस टर्म भी सुना होगा। तो इसमें क्या होता है कि जब आप इथाइल इथानोएट को NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनाता है, तो आपके पास यहां पर देखिए ये वाला एक टर्म सोडियम के साथ अटैच हो जाएगा, सोडियम इथानोएट। अभी सोडियम इथानोएट आपने दो जगह और बना करके देखा था, सोडियम इथानोएट, और साथ में जाकर जो बचे हुए टर्म्स है यानी C2H5 के साथ OH अटैच हो जाएगा, आपके पास बन जाएगा क्या, इथानोल। आपके पास बन जाएगा क्या, इथानोल। तो जब भी कभी आप हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर कर रहे हैं तो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर का मतलब हो गया क्या, कि आपके पास जो है वो कह लीजिए कि
कह लीजिए कि आपको जो है सोडियम एथानोएट आपको बन जा रहा है। अगेन इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सोप। चलिए अब इसके आगे हम लोग को देखना था, तो यहीं पर जो टर्म आया, जैसे मैंने बताया कि ये सोप आपको है, ये जो सोप का फॉर्मेट है, अ टाइप ऑफ सोप, अ टाइप ऑफ सोप। तो यहां पर जब भी हम लोग देखते हैं कि आप जो है इथाइल इथानोएट का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, इथाइल इथानोएट का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, यानी क्या है वो इथाइल इथानोएट ईस्टर है। जैसे इसका आपको जो है हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, या आपके पास जो है इथानोइक एसिड के साथ मेटल रिएक्ट करा रहे हैं, या आप इथानॉल के साथ जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करा रहे हैं, तो आपके पास जो बन करके आ रहा है वो क्या बन करके आ रहा है? सोप बन करके आ रहा है। इसीलिए एक टर्म यहां पर हम लोग दिए हुए हैं सैपोनिफिकेशन। क्या टर्म यूज किया है? सैपोनिफिकेशन। जैसे वहां स्टरीफिकेशन था, वैसे यहां सैपोनिफिकेशन। तो स्टरीफिकेशन में हमने क्या देखा था, अगर आपको याद हो, स्टरीफिकेशन में हमने क्या देखा था? स्टरीफिकेशन क्या था? स्टरीफिकेशन में कि जब भी आप इथानॉल और इथानोइक एसिड को रिएक्ट कराते हैं तो आपको जो है वो क्या बनता है? इथानॉल और इथानोइक एसिड को रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है? इथाइल इथानोएट, जो कि आपको ईस्टर है, तो उसको हम लोग स्टरीफिकेशन कह रहे थे। वही आप जो है यहां पर चले आएंगे, वही जो आप यहां पर चले आएंगे तो क्या हो रहा है? इथाइल इथानोएट को जो वहां बना, किससे बना? अल्कोहल और इथानोइक एसिड से जो इथाइल इथानोएट बना, उसको जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, या यूं कहें कि आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो आपको बनता है साबुन, सोप। इसी को आप कहते हैं सैपोनिफिकेशन। इसी को आप टर्म देते हैं क्या? सैपोनिफिकेशन। यानी इट इज अ, या यूं कह दूं कि द रिएक्शन बिटवीन ईस्टर and caustic soda, caustic soda, जिसको आप NaOH भी कहते हैं, NaOH, to form organic chain with ionic end। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं, आप जो है यहाँ पर एग्जांपल में सोडियम इथानोएट is called saponification, वो क्या आएंगे? तो एक टर्म आता है आपको क्या? ईस्टर के फॉर्मेशन का, यानी ईस्टरिफिकेशन आप कह सकते हैं। क्यों ईस्टरिफिकेशन हम कह रहे हैं? क्योंकि ईस्टर जो है वो स्वीट स्मेलिंग होते हैं, स्वीट स्मेल होते हैं ईस्टर्स के। तो जैसे ही हम या तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप इथानॉल को टेस्ट करना चाहते हैं, तो आप जो है इसके साथ क्या कर सकते हैं? मिक्स इट विथ इथानोइक एसिड, तो भी आपको क्या बना करके देगा? ईस्टर। कौन सा ईस्टर भैया? इथाइल इथानोएट। तो आपको क्या होगी? एक सौंधी सी खुशबू मिलेगी। तो आप पता लगा लीजिएगा कि जिसको आप टेस्ट कर रहे थे वो क्या है? इथानॉल है। इसका रिवर्स भी कर सकते हैं। रिवर्स मतलब इथानोइक एसिड अगर आप कर रहे हैं टेस्ट, इथानोइक एसिड अगर आप टेस्ट कर रहे हैं तो आप क्या कीजिए? इसको जो है इथानॉल के साथ मिक्स कर दीजिए। जैसे ही मिक्स कीजिएगा वापस ईस्टर बनेगा। कौन सा वाला? वही इथाइल इथानोएट। और वापस से आपको क्या होगा? स्वीट स्मेल आएगा। तो आप समझिए कि जिसकी आप टेस्ट कर रहे थे वो इथानोइक एसिड था। क्यों? क्योंकि इथानोइक एसिड और आपको जो है अल्कोहल मिलता है तो आपके पास बन जाता है क्या? ईस्टर। और ईस्टर जो है वो अच्छी सौंधी खुशबू आपको दे रहा होता है। ठीक है जी, ये हो गया आपको इथानोइक एसिड के प्रॉपर्टीज के बारे में। थोड़ी बहुत यूजेस है, वो यूजेस देख लेते हैं। यूजेस ऑफ इथानोइक एसिड,
यूजेस ऑफ इथानोइक एसिड कि इट इज यूज्ड टू मेक विनेगर it is used to manufacture आपको जो है पेन किलर्स, ठीक है जी। पेन किलर्स को एक और नाम दिया गया है आपको जो है एनाल्जेसिक ड्रग्स, ठीक है जी। इसका इस्तेमाल आप जो है परफ्यूम बनाने के लिए भी कर सकते हैं, बात कर ही ली हम लोग परफ्यूम। इसका इस्तेमाल परफ्यूम के साथ साथ आप एसीटोन बनाने में भी कर सकते हैं, जिसको आप नेल पॉलिश रिमूवर के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। और अदर इंडस्ट्रीज, डाई इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री, आपको जो है ये बनाना होता है, रेयन वगैरह बनाना होता है, उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो है कह लीजिए कि सोप बनाने में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, डिटर्जेंट बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज यूज्ड इन सोप मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है जी। डाइज ETC मैन्युफैक्चरिंग में भी आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। ये हो गया आपके पास क्या, कह लीजिए कि दो कंपाउंड्स का प्रॉपर्टीज और यूजेस। अब हम लोग बढ़ेंगे आखिरी टॉपिक की तरफ, जो कि है सोप एंड डिटर्जेंट। ये आखिरी टॉपिक है, फिर ये चैप्टर हमारा खत्म। आते हैं सोप क्या है, व्हाट इज अ सोप। अभी हमने उधर भी देखा था। सोप क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का, या यूं कहूं कि ऑर्गेनिक कार्बोक्सिलिक एसिड के लॉन्गर चेन्स जिसके एंड पर कोई आयोनिक सब्सटेंस जुड़ा हो, जिसमें हम लोग सोडियम और पोटेशियम ज्यादा फेमस है, और ये क्लीनिजिंग प्रॉपर्टी रखता हो। किसको क्लींजिंग करने की प्रॉपर्टी रखता हो, डस्ट जो कपड़ों में जो है लग जाता है, या शरीर में आपके ऑयल ग्रीस लग जाता है, उसको क्लीन करने की प्रॉपर्टी रखता हो, उसको हम लोग कहते हैं क्या, सोप। ठीक है जी, उसको कहते हैं क्या हम, सोप। तो क्या डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग, सोप इज अ long salt of, या यूं कहो कि long chain of सोडियम या पोटेशियम salt with carboxylic acid. It has cleansing property. It has cleansing property. आमतौर पर इसको हम लोग जो है इस प्रकार डिनोट करते हैं, यानी ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। यही हमारा सोप का मेन मकसद होता है। इसका मेन मकसद हमारे सोप्स का यही होता है। ये एंड्स जहां पर आपको जो है दोनों एक तरह से मिलते हुए दिखाई देते हैं। इसमें जो है कुछ फेमस है, जिसमें आपको जो सोडियम स्टेरेट है और सोडियम पामिटेट है, जो कॉमन सोप्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। क्या जी, कॉमन सोप्स कौन कौन हो सकते हैं, सोडियम स्टेरेट, आपको जो है सोडियम स्टीरेट, जो आपको C17H35COONA, ठीक है जी। दूसरा आता है हमारे पास सोडियम की जगह पोटेशियम भी लगा सकते हैं, सोडियम पामिटेट, जो आपको इस्तेमाल हो रहा है C15H31COONA। ये कुछ कॉमन कह सकते हैं कि आपको जो है
कह सकते हैं कि कॉमन सोप्स हैं। अच्छा, सोप क्या है? जब हम लोग एसिड बेसिस सॉल्व कर रहे थे तो सोप क्या है? एक तरह का बेस है। सोप क्या है? एक तरह का बेस है। तो जब सोप बेस है, सोप इज अ बेस, तो ये क्या करेगा? इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। अब आता है क्या कि बनाने के लिए क्या करेंगे? सोप्स आर, माफ कीजिएगा, मैन्युफैक्चर्ड बाय सैपोनिफिकेशन, सैपोनिफिकेशन। और सैपोनिफिकेशन में क्या यूज कीजिएगा? ऑब्वियसली ईस्टर यूज कीजिएगा, ईस्टर यूज कीजिएगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल कीजिएगा या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल कीजिएगा, तो बना दीजिए आप क्या? सोप बना दीजिएगा और एल्कोहल। ये तो आपने पढ़ ही लिया था सैपोनिफिकेशन। अब इसमें हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं? हम लोग जनरली जो है वो एनिमल फैट यूज कर लेते हैं, एनिमल फैट यूज कर लेते हैं, या आप जो है वेजिटेबल ऑयल के चेन्स यूज कर लेते हैं। एनिमल फैट या वेजिटेबल ऑयल के चेन्स यूज कर लेते हैं एज ईस्टर। सोडियम हाइड्रोक्साइड तो है ही, और सोप आप जानते ही हैं, ये चेन्स होगा, COO लास्ट में आएगा ही, सोडियम या पोटेशियम रहेगा, और एल्कोहल जो है आपके पास जनरली यहां पर क्या आएगा? ग्लिसरॉल आएगा। ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल क्या है? एक तरह का एल्कोहल है, एक तरह क्या है? एल्कोहल है। ये हो गया आपको सोप। अच्छा, अब सोप के बारे में क्या देखना है हम लोग को? सोप का हम लोग के बारे में देखना है कि हाउ डज अ सोप clean dirt from clothes। कैसे क्लीन करता है? तो यहां पर आप लोगों को कुछ टर्म्स पढ़ने हैं। एक टर्म पढ़ना है हाइड्रोफिलिक एंड ऑफ अ सोप, एक पढ़ना है हाइड्रोफोबिक एंड ऑफ अ सोप, MICE डबल एल है ना, LE। हाँ ठीक है, मिशेल। ये टर्मिनोलॉजी पढ़नी है। चलिए देखिए, मान लीजिए कि ये सोप है, ऑब्वियसली मानना ही होगा कि ये सोप है, ये सोप है। तो क्या होता है कि जब आप बात करते हैं किसी भी डर्ट की, कपड़ों में जो लगा होता है वो जनरली जो है ग्रीस होता है, क्योंकि दुनिया भर का पेट्रोलियम उड़ रहा है और सारे हवा में जो है आ रहे हैं, वो आपके कपड़ों पर चिपक जाते हैं। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो तेल में वो जो है घुलेगा नहीं। जो भी ग्रीस है या जो ऑयली टेक्सचर लगा होगा वो तो पानी में घुलेगा नहीं, लेकिन आपको कपड़ा तो पानी में ही धोना है, फिर साबुन का इस्तेमाल कीजिएगा। तो फिर कैसे साबुन से साफ होता है? पानी से सिर्फ साफ नहीं हो पाता है, उसके लिए आपके पास टर्म याद करना होता है, या कह लो कि टर्म समझना होता है, जो मैंने उधर ही बताया था आपको कि ये टर्म को ध्यान रखिएगा। एक ये टर्म आ गया, दूसरा ये टर्म आ गया, ठीक है जी, ये टर्म आ गया। अब ये जो टर्म है, ये कौन सा वाला चेन है? ऑर्गेनिक चेन वाला है, ऑर्गेनिक चेन का हिस्सा। ये क्या है? आयनिक पार्ट वाला हिस्सा है, उसमें भी सोडियम। अब होता क्या है कि ये जो है डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, पानी में जो है ये डिसॉल्व नहीं हो पाता है, और ये कैन डिसॉल्व इन वाटर, पानी में घुल जा सकता है। भाई सोडियम है, पानी में तो घुल सकता है आसानी से, ठीक है, लेकिन चेन के तो फॉर्मेट में है। तो वो क्या कर रहा होता है, एक तरफ वाला हिस्सा जो है वो आपको ग्रीस को पकड़ने की कोशिश करता है, और दूसरी तरफ वाला हिस्सा वो पानी के साथ मिलना चाहता है। एक तरफ वाला हिस्सा ग्रीस को पकड़ना चाहता है, दूसरा वाला हिस्सा पानी को पकड़ना चाहता है, और ऐसे पकड़ करके वो बाहर निकाल के लेके चले जाते हैं इन द मिशेल, इन टर्म्स ऑफ मिशेल, इन मिशेल बना करके। कैसे वो लोग देखते हैं? पहले इनके टर्म को क्या कर देंगे, भाई जो पानी के साथ नहीं मिलना चाहता है वो कैसा होगा? हाइड्रोफोबिक होगा ना, डरेगा वो पानी से, फोबिया, हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा ये। और जो पानी के साथ मिलना चाहेगा वो कैसा पार्ट होगा? हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट होगा। फिलिक मतलब अट्रैक्शन, प्यार, लव, तो हाइड्रोफिलिक पानी से प्यार है, पानी से अट्रैक्शन है, पानी की तरफ जाएगा। फोबिया डर, पानी से दूर भागेगा। तो ये पहले सोप का जनरल स्ट्रक्चर हो गया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा कि मान लीजिए आपके पास
एक कंटेनर हो गया, उस कंटेनर में आपने क्या किया, पानी भर दिया। चलिए भैया भर देते हैं पानी, पानी भर दिया। लेकिन जो भी कपड़ा, जो भी कह लीजिए, वो आपको जो है, वो जो है आपके पास ग्रीस मॉलिक्यूल या ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्रीस है, जिसको आप डर्ट कह सकते हैं, ग्रीस कह सकते हैं, जो कहना है कह सकते हैं। ये आपको जो है ग्रीस हो गया इन द फॉर्म ऑफ डर्ट हो गया, जो ऑब्वियसली एक टाइप का ऑयल है, और वो क्या है, ऑर्गेनिक है, और ऑर्गेनिक है तो पानी में घुलना नहीं चाहेगा। ठीक है, अब आपने क्या किया, साबुन घोला इसमें। इसमें क्या किया, साबुन घोला। जैसे ही आपने साबुन घोला, जैसे ही आपने जो है साबुन घोला, वो सब ने क्या किया, एक चीज उपाय निकाल लिया। जितना भी आयोनिक पार्ट था वो पानी की तरफ मिलना चाहा, या यूं कहूं कि जितना भी ऑर्गेनिक पार्ट था वो ग्रीस की तरफ मिलना चाहा, वो डर्ट की तरफ मिलना चाहा। क्या बोला मैंने, जितना भी ऑर्गेनिक वाला पार्ट था वो ऑर्गेनिक के साथ मिलना चाहा, और जितना भी आयोनिक पार्ट था, हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट था, वो पानी के साथ मिलना चाहा। तो ऑयल वाला पार्ट, या यूं कहो ऑर्गेनिक वाला पार्ट ऑर्गेनिक पार्ट से आ गया, पानी वाला पानी के पास चला गया। इनको ये समझ लीजिए, अच्छा ये अलग तो हो नहीं सकता क्योंकि अभी कंपाउंड के फॉर्मेट में है, टूट नहीं सकते हैं। तो ऑर्गेनिक वाला ऑर्गेनिक पास चिपक गया जाकर के, ऑयल वाला वाला पानी की तरफ जाकर के चिपक गया, और ये इनको इंट्रैप कर लेता है, और इसी को नाम देते हैं हम लोग क्या, मिशेल। इसी का नाम हमने क्या रखा हुआ है, मिशेल। इसी को आप कहते हैं मिशेल, यानी द स्फेरिकल एग्रीगेट ऑफ सोप एंड ग्रीस, ऑयल, डर्ट, जो कह लीजिए, इज कॉल्ड अ मिसेल। मतलब ये जो है आपको सोप मॉलिक्यूल्स मिशेल क्रिएट करते हैं, और ये एक तरह से पानी के साथ धो करके बाहर निकल जाते हैं, और आपका डर्ट, ग्रीस जो भी होता है वो साफ हो जाता है, वो साफ हो जाता है। तो क्या क्या फॉर्म होगा भैया क्लींजिंग प्रॉपर्टी में, द सोप मॉलिक्यूल्स having two sections. One is the hydrophobic, and the other is the hydrophilic, जो कि कौन है, सोडियम या पोटेशियम वाला हिस्सा। ठीक है जी। सो द डर्ट, मेनली ग्रीस और ऑयल इज ऑल्सो हाइड्रोफोबिक। ये भी तो हाइड्रोफोबिक है, पानी में थोड़ी मिलता है। द हाइड्रोफोबिक पार्ट of the soap gets attached to this oil or grease wala part, and the hydrophilic part gets attached to water. This leads to the formation of Michel, which takes away the grease with the water when the clothes are washed. ये जो अपने साथ लेकर के सारी गंदगी चली जाएगी जब कपड़े को साबुन लगा करके निकाल दी जाएगी। ठीक है, फलना जैसी सफेदी इसी से आती है। ठीक है जी। तो ये हो गया आपके पास सोप की लिमिटेशंस क्या है। इसीलिए आप डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं ना। क्यों इस्तेमाल करते हैं डिटर्जेंट? साबुन की एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है भैया? पहला है कि सोप्स कैन नॉट क्लीन प्रॉपरली विथ हार्ड वाटर।
और नहीं क्लीन कर पाएगा तो क्या होगा, इट क्रिएट्स स्कम विच इज अनडिजॉल्वेबल, या यू कहो कि scum which is not dissolvable in ग्रीस कह लीजिए या ऑयल कह लीजिए, वो डिजोल्व नहीं हो पाता है और इसलिए झाग ठीक से काम नहीं कर पाता है। अब यहां पर टर्म आया क्या, हार्ड वाटर। सो व्हाट इज हार्ड वाटर? हार्ड वाटर इज नथिंग द वाटर which contains enough magnesium or calcium salts is called hard water। उन्हीं को हम लोग जो है हार्ड वाटर कहते हैं और इसी से हम लोग जो है हार्डनेस भी चेक करते हैं। इसलिए आप आरओ लगाते हैं कि पानी में जो बहुत ज्यादा कैल्शियम सॉल्ट्स या सल्फर मैग्नीशियम सॉल्ट्स वगैरह है, इसके चलते। तो इसमें जो है आप हार्ड वाटर में इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि ठीक से साफ नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं साफ कर पाएगा? क्योंकि वो एक नॉन डिसॉल्वेबल कंपाउंड क्रिएट कर देगा जो आपको पानी में आसानी से झाग बनने नहीं देगा, फोम बनने नहीं देगा। और नहीं बनेगा फोम से क्या मतलब, मिशेल बन रहा है, तो वो नहीं बनने देता है, तो साफ ठीक से नहीं हो पाता है। यहीं पर एंट्री होती है किसकी, डिटर्जेंट की। और सोप कहता है तूने मारी एंट्री और सर्फ की बजी घंटियां, है ना, डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट को हम लोग एक और टर्म देते हैं, सोपलेस सोप। होपलेस नहीं, सोपलेस सोप। क्या नाम देते हैं? सोपलेस सोप, नॉट होपलेस। सोपलेस सोप मतलब सोप क्या था, एक ऐसा सब्सटेंस जो क्लीन करता हो डर्ट और ग्रीस को। लेकिन डिटर्जेंट क्या है, सोप ही है बट सोप नहीं है। मतलब वो टिकिया की तरह तो नहीं है, लेकिन ये सोप ही है। टेक्निकल टर्म में दोनों ही सोप है। डिटर्जेंट इज ऑल्सो अ सोप, बट सोप आम भाषा हम लोग उस सोप टिकिया को, उस बार को कहने लगे हैं, तो वैसा सोप नहीं है, बट है तो टेक्निकली सोप ही जो क्लीन करता है। बट क्यों इस्तेमाल करते हैं डिटर्जेंट को? क्योंकि सोप की लिमिटेशंस हैं, हार्ड वाटर में वो काम नहीं कर पाता है। ये जो है वो हार्ड वाटर में काम करेगा। ऐसा क्या कर दिया भाई हार्ड वाटर में? बस इसने क्या किया, कंपाउंड्स के तरीके बदल दिए। कंपाउंड्स के तरीके क्या बदल दिए कि वहां पर जो है वो आप COONA देख रहे थे या COOK देख रहे थे, यहां पर बस उसके साथ SO3 या SO4 का कह लीजिए कि एंट्री अटैच कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? SO3 या SO4 की एंट्री अटैच कर दी जाएगी। ठीक है जी। और इसमें हम लोग जो है किसका इस्तेमाल करेंगे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे। बेंजीन सल्फोनिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे, जिसके जरिए हम लोग बनाएंगे क्या, डिटर्जेंट। खैर डेफिनेशन में क्या आएगा, ये तो टर्मिनोलॉजी हो ही गया। डिटर्जेंट इज अ लॉन्ग चेन ऑफ बेंजीन। बेंजीन याद होगा आपको, बेंजीन सल्फोनिक एसिड विथ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट। ये तो रहेगा ही, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट। बस फर्क क्या हो जाएगा कि जो आसानी से मिल जा रहा था वो कैल्शियम और मैग्नीशियम, वो आसानी से अब नहीं रिएक्ट कर पाएगा। तो यहां पर कुछ कॉमन जो है वो सॉल्ट डिटर्जेंट क्या है वो देख लेते हैं। कॉमन डिटर्जेंट, कॉमन डिटर्जेंट में एक नाम आता है आपके पास क्या, तो टेढ़े नाम हुए इनके, सोडियम एंड डोडिकाइल बेंजीन। सोडियम एंड डोडिकाइल बेंजीन सल्फोनेट। दूसरा आता है क्या, सोडियम एंड डोडिकाइल बस नाम बदल जाएगा, बेंजीन लास्ट वाले का, ठीक है, बेंजीन सल्फेट। फॉर्मूला क्या आ जाएंगे, फॉर्मूला आ जाएंगे आपके पास CH3 CH2 का डबल, सॉरी 11, देन हमारे पास आ जाएगा C6H4 जो कि बेंजीन का टर्मिनोलॉजी आ गया, C6H4, देन SO3 माइनस प्लस सोडियम आयन। दूसरा आ जाएगा आपके पास क्या, CH2
10 molecules, then CH2 SO4 minus Na plus। ये आपको क्या हो गए? कॉमन डिटर्जेंट्स हो गए। ये क्या हो गए? कॉमन डिटर्जेंट्स हो गए। बहुत ज्यादा पूछता नहीं है, बट आप एक बार नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है जी। बस फर्क क्या हो जाएगा कि ये जो है उसी तरीके से काम करेंगे जैसे आपको जो है सोप काम कर रहा था, क्योंकि यहां पर, या यूं कहूं कि यहां पर ये जो SO3 वाला हिस्सा आ गया, SO3 वाला हिस्सा और SO4 वाला हिस्सा, SO4 वाला हिस्सा, ये दोनों जो है इज नॉट इजीली डिसॉल्व विथ कैल्शियम और मैग्नीशियम। सो SO3 माइनस Na प्लस वाला चेन और SO4 माइनस Na प्लस वाला चेन में यहां पर आसानी से डिसॉल्व नहीं होगा, आसानी से डिसॉल्व नहीं होगा। इट डज नॉट अलाउ कैल्शियम और मैग्नीशियम टू गेट डिसॉल्व, जो कि हार्ड वाटर मिलता है। और ये ठीक उसी तरीके से फिर काम करेगा, ये भी ग्रीस को अटैच करेगा और पानी के साथ निकल के चला जाएगा। बस क्या होगा, हार्ड वाटर में जो कैल्शियम सॉल्ट था और मैग्नीशियम सॉल्ट था वो अब रिप्लेस नहीं कर पाएगा इनको। वहां पर क्या था, सोडियम को रिप्लेस कर देता था, कैल्शियम आ जाता था, या सोडियम को रिप्लेस, पोटेशियम को रिप्लेस करके मैग्नीशियम आ जाता था। तो ये रिप्लेस कर करके जो वो उसकी टेंडेंसी को चेंज कर दे रहा था, वो टेंडेंसी को चेंज यहाँ पर नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर COO वाला सेक्शन है ही नहीं, SO3 और SO4 वाला सेक्शन है जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, नहीं तोड़ेगा। बाकी सब सारा सेम काम करेगा डिटर्जेंट, ठीक है जी। तो इस प्रकार हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है सोप और डिटर्जेंट के साथ। उम्मीद करता हूं कि आप क्वेश्चन आंसर्स बना लीजिएगा, जो भी डाउट्स होगा वो जरूर पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। पढ़ते रहिए, गर्दा मचाते रहिए। हर हर महादेव। धन्यवाद।